कभी कभी असल कहानी वो नहीं होती जो हमको दिखाई देती है, बल्कि असल कहानी वो होती है जो हमसे छुपाई जाती है। जब कोई मर्डर होता है तो सबका सवाल ये होता है कि कातिल है कौन, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि कत्ल हुआ क्यों है। पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी जो कि पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल की मेन हाइलाइट्स बनी हुई है। वो कहानी जो किसी सस्पेंस या थ्रिल वेब सीरीज से कम नहीं। वो कहानी जिसमें रिच किड्स कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। वो कहानी जिसमें कुछ नौजवान ऐसी पार्टीज किया करते हैं जिसमें अनलिमिटेड ड्रग्स कंज्यूम किया जाता है। एक वो कहानी जिसके अंदर एक दोस्त दूसरे दोस्त को जिंदा जला देता है। कराची का इलाका DH है, जहां 6 जनवरी को मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान पहले लापता होता है और कुछ दिन बाद उसकी जली हुई लाश मिलती है। पहले ये किडनैपिंग का केस बना, फिर कत्ल का, और जब पुलिस ने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ ऐसे हकाइक सामने आए जो कि किसी भी कत्ल केस से बहुत मुख्तलिफ थे। ऐसे हकाइक जिसमें एक शख्स ने अपने करीबी दोस्त को सिर्फ एक बनाना इमोजी के पीछे घर बुलाकर पहले उसको लोहे की राड से मारा और फिर उसको उसी की गाड़ी में जिंदा जला दिया। DHA कराची कराची का एक पोश इलाका जहाँ की नाइट लाइफ काफी मशहूर है। वहाँ का एक नौजवान जिसका नाम है मुस्तफ़ा आमिर, उसके पहले अगवा और फिर कत्ल का केस सामने आता है। इस कहानी को आसानी से समझने के लिए मैं आपको इस कहानी के 5 मेन कैरेक्टर्स का शॉर्ट इंट्रो दूंगा जो कि पुलिस की तरफ से पब्लिकली अनाउंस किए गए हैं। पहला, मुस्तफ़ा आमिर जो कि कत्ल हुआ। 23 साल का एक नौजवान जो कि BBA लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। मुस्तफ़ा के फादर जो कि एक कस्टम ऑफिसर थे और मुस्तफ़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ कराची के इलाके DHA में रहता था। नाउ बीइंग वेल्दी और रिच फैमिली, मुस्तफ़ा और उसके भाई को बचपन से ही काफी लाड और प्यार से बड़ा किया गया, जहाँ उनकी जायज और नाजायज ख्वाहिशात को पूरा किया गया। उसके पेरेंट्स ने उसके हर एक शौक को पूरा करने की पूरी कोशिश की। इसी वजह से मुस्तफ़ा और उसकी फैमिली में काफी लाड प्यार था और मुस्तफ़ा के पेरेंट्स के लिए उनके दोनों बच्चे ही उनकी पूरी जिंदगी थी। इसी वजह से मुस्तफ़ा के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के हर इंटरेस्ट को पूरा किया और मुस्तफ़ा के साथ भी यही चीज थी। दिस पेरेंट्स अलाउ एवरीथिंग व्हाट ही डू, उसको पूरी फ्रीडम दी जो वो करना चाहता था। जिस तरह का मुस्तफ़ा का एक इंटरेस्ट था कार्स के अंदर, मुस्तफ़ा बहुत ही ज्यादा कार लवर था। उसके पास एक टोयोटा मार्क X थी जिसको वो मेनली ड्राइव किया करता था। इसके अलावा उसके पास मल्टीपल कार्स थी जिनको वो मॉडिफाई करके DHA ट्रैक पे जाया करता था। मुस्तफ़ा के पेरेंट्स उसके इस पैशन को काफी सपोर्ट करते थे। दूसरा, अरमगान कुरैशी जिस पर कत्ल का इल्जाम, जो कि 29 साल का एक लड़का है और वो भी कराची के इलाके DHA में रहता है। एंड आल्सो दे बिलोंग वेरी रिच बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि लाइक मुस्तफ़ा, उसके वेल्थ के बारे में सबको आइडिया था कि उसके फादर क्या करते हैं, वो क्या करता है, लेकिन अरमगान की वेल्थ का राज किसी को भी मालूम नहीं था। इसी वजह से अरमगान के आस पड़ोस वाले, उसके इलाके वालों का ये मानना था कि वो कोई शेडी बिजनेस करता है। नाउ अरमगान के ऊपर उसके आस पड़ोस वालों को शक तो था ही, लेकिन उसके फादर भी काफी पॉपुलर और बदनाम थे क्योंकि उनकी बातों और आदतों की वजह से इलाके वालों को वो साइको पेशेंट लगते थे। बेसिकली अरमगान और उसकी फैमिली पूरे के पूरे DHA में काफी बदनाम थी और लोग उनकी प्रेजेंस से तंग आ चुके थे। अरमगान के बंगलों में पूरे दिन कई गाड़ियां आया जाया करती थी। उसके घर से लाउड म्यूजिक और फायरिंग की आवाजें भी आया करती थी, जिसकी वजह से आसपास के लोग काफी डरा हुआ रहते थे। एंड वन थिंग एड ऑन दिस स्टोरी, अरमगान के घर की सबसे शेडी चीज ये थी कि उसके घर के बाहर हमेशा 100 से ज्यादा गार्ड्स तैनात रहते थे जो कि लेजेंडली आसपास के लोगों को भी अरेस्ट किया करते थे। सो अरमगान की फैमिली सिर्फ बदनाम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। एंड द बिग थिंग इज कि अरमगान और अरमगान की फैमिली ऐसा क्या काम करती थी कि उसको 100 से ज्यादा गार्ड्स रखने की जरूरत पड़ी। तो ये सारी बातें उनकी फैमिली को काफी खतरनाक और माफिया टाइप फैमिली बनाती थी। मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती, जिसकी मुलाकात मुस्तफ़ा से 2 साल पहले DHA ट्रैक पे हुई। दरअसल मुस्तफ़ा और अरमगान एक ही दिन एक ही ट्रैक पे ड्राइव कर रहे थे और वहीं उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सो मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती DHA ट्रैक से नाइट पार्टीज तक पहुंच गई और जाने अनजाने में मुस्तफ़ा भी अरमगान के इस शेडी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। अरमगान के क्लोज आने से मुस्तफ़ा को अरमगान की वेल्थ और पावर का सोर्स पता चल गया एंड इट वॉज ड्रग्स। अरमगान एक ड्रग डीलर था
एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान ड्रग ट्रेड, जिसमें उसने करोड़ों के ड्रग्स खरीदे और बेचे। अरमगान इस ड्रग्स को पाकिस्तान की हाई क्लास सोसाइटीज के अंदर बेचा करता था एंड ही वॉज आल्सो अ ड्रग यूजर हिमसेल्फ। अब अरमगान की पार्टीज को मुस्तफा भी अटेंड किया करता था। अरमगान के साथ इन्वॉल्वमेंट के कारण जनवरी 2024 को मुस्तफा एक ड्रग केस में इन्वॉल्व हो गया। अरमगान के साथ इन्वॉल्व होने के बाद मुस्तफा, जो कि एक कार लवर और एक हंसी मजाक वाला बंदा था, वो अब ड्रग कंज्यूमर और ड्रग डीलर बन चुका था। अरमगान और भी इलीगल बिजनेस करता था, जैसे कि कॉल सेंटर स्कैम, जिसे पाकिस्तान में डब्बा कहा जाता है, इलीगल वेपन्स की सेल परचेज करना और दीगर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इलीगल बिजनेसेस। तीसरा शहराज, जो कि अरमगान का दोस्त है, जो कत्ल के टाइम अरमगान के साथ था, जिसके बारे में पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो अरमगान का बचपन का दोस्त था और काफी टाइम बाद अरमगान से मिला था। अरमगान की वेल्थ और पावर से इन्फ्लुएंस होकर वो भी अरमगान के इलीगल बिजनेस में शामिल हो गया। चौथे नंबर पर है एक लड़की जिसका नाम है जुमा, जो कि अरमगान की मुलाजमा या फिर उसके कॉल सेंटर में काम करती थी। पांचवें नंबर पर है एक और लड़की जिसका नाम है मार्शा शाहिद, जो कि मुस्तफा की गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस केस से क्या लिंक है अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन ये लड़की कत्ल के फौरन बाद मुल्क छोड़कर भाग जाती है। मुस्तफा की वालदा के मुताबिक ये लड़की ही कत्ल में शामिल थी। और इस लड़की को 9 तारीख को अरमगान ने मुस्तफ़ा का बता दिया था कि मुस्तफ़ा को मैंने मार दिया है। ये उस वक्त कराची में ही थी और इसको हालांकि पुलिस ने बुलाया भी था इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके बाद इसको छुपा लिया गया और अमेरिका भेज दिया गया। क्योंकि मुस्तफा अक्सर पार्टीज में अपने दोस्तों को अरमगान से मिलवाता था, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुस्तफा की वालदा के मुताबिक मार्शा शाहिद मुस्तफा के अलावा अरमगान से भी कांटेक्ट में थी, क्योंकि मुस्तफा के कत्ल के बाद मार्शा ने मुस्तफा के दोस्तों को मैसेज किए कि मुस्तफा का कत्ल हो गया है। ये मुस्तफ़ा को चीट करती रही अरमगान के साथ, जिसपे मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा था। इसी तरह की एक नाइट पार्टी जो कि हैप्पी न्यू ईयर 2025 को की गई, जिसमें मुस्तफा और अरमगान का एक झगड़ा हुआ। अब वो झगड़ा ड्रग्स को लेकर हुआ या पैसे को लेकर या किसी लड़की को लेकर या फिर कोई इमोजी को लेकर, ये अभी तक पता नहीं चल सका। मुस्तफा की जिंदगी का डार्केस्ट डे 6 जनवरी 2025 को मुस्तफा डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी मार्क एक्स में अपने घर से निकलता है। हमेशा की तरह मुस्तफा की वालदा उसका वेट करती हैं, लेकिन काफ़ी लेट हो जाने के बाद वो परेशान हो जाती हैं और इस परेशानी में वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और इलाके वालों से मुस्तफा के बारे में पूछना शुरू कर देती हैं। लेकिन मुस्तफा का किसी को पता नहीं होता। जब कुछ घंटे और गुजर जाते हैं और मुस्तफा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, तो मुस्तफा की वालदा अपने करीबी थाने में मिसिंग पर्सन की एक रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। जब पुलिस मुस्तफा आमिर के केस को खोलती है तो पता चलता है कि मुस्तफा पर पहले भी एक ड्रग केस हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस मुस्तफा के मिसिंग केस के बजाय उसके ड्रग केस पे ज्यादा तवज्जो देती है। पुलिस की तरफ से मिलने वाला ये रिस्पांस मुस्तफा की वालदा के लिए काफी शॉकिंग होता है। वो अपने बेटे की तलाश में इधर उधर फिरती हैं, लेकिन कोई इस केस को सीरियसली नहीं लेता। जैसे कोई 23 साल के नौजवान का लापता होना कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं था कि ये एक मिसिंग केस है ही नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में ये केस एक मिस्टीरियस बनने वाला है। 2 से 3 दिन बाद मुस्तफा की वालदा को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसमें 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। आने के लिए तो नहीं, आप मुझे पहले उसका कोई उसका सबूत दे। नहीं, ये चीज हम नहीं करते। सबूत दें फिर उसको आगे दिया जाए, होशियारी की जाए, इस तरह नहीं होता। कितने पागल दिखते हैं हम। नहीं तो भाई इस तरह तो किस तरह से होगा फिर? किस तरह से मुझे पता होगा? मैं आपको अगर मैं आपको भेजूं स्क्रीनशॉट में भेजूं आपको, कितने लोग मुझे इस तरह से। मुस्तफा की वालदा थोड़ा हौसला पकड़ती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मुस्तफा किडनैप हो गया है। मुस्तफा की वालदा वो कॉल पुलिस को दिखाती हैं, जिसके बाद पुलिस थोड़ा एक्शन में आती है। अब पुलिस मुस्तफा की आखिरी लोकेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि मुस्तफा नॉन पीडीए मोबाइल यूज करता था और मुस्तफा की गाड़ी जो कि मार्क एक्स थी वो भी अनरजिस्टर्ड थी। फिर 12 जनवरी को हब के इलाके से लोकल पुलिस को एक जली हुई गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी की डिग्गी में होती है एक लाश। पुलिस 4 से 5 दिन उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करती है, लेकिन जब लोकल पुलिस को कुछ पता नहीं चलता तो वो उस लाश को एबी को दे देता है और एबी उस लाश को लापता होने की सूरत में दफन कर देती है। हमें हमारी जो रजिस्टर में है इसकी 12 तारीख की एंट्री है, हमारे पास 12 तारीख को कराची में पहुंची है ये,
और तकरीबन 16 तारीख को हमने जनवरी की इसको तदफीन कर दी थी, क्योंकि इसकी तस्वीर भी हमने नहीं ली, क्योंकि इसको लेने के काबिल ही नहीं थी, इसमें कुछ था ही नहीं। जिस हिस्से को लगाते वो हिस्सा राख बन जाता था। तो हमें तो ये था कि शायद इसका सर और इसके हाथ पाँव है ही नहीं, ये सिर्फ छोटा सा धड़ है जो हमें दिया गया है। उसको अमानतन हमने 4 दिन के बाद बलूचिस्तान पुलिस की जो मार्फत हमने इसको अमानतन तदफीन कर दी। फिर ये बात कराची पुलिस को पता चलती है कि हब के इलाके में कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, जिस पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस लाश को कब्र से निकाल कर उसके पोस्टमार्टम का हुक्म देता है ताकि उस लाश की आइडेंटिफिकेशन की जाए। जब डीएनए टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि ये लाश मुस्तफ़ा आमिर की ही थी। अब हब का इलाका डीएचई से काफी दूर है, तो पुलिस ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर मुस्तफ़ा वहां गया क्यों, या फिर उसे वहां कौन लेकर गया। उसके बाद इस केस के ऊपर स्पॉटलाइट डाली जाती है और डीप इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जहां से पता चलता है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा अरमगान के घर मौजूद था। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। पुलिस अरमगान के घर रेड करती है। अरमगान पुलिस को देखकर बुखला जाता है और एक राइफल से पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, जिसके अंदर एक कांस्टेबल और एक डीएसपी शदीद जख्मी हो जाते हैं। पुलिस री अटैक करती है और कुछ देर की कोशिश के बाद अरमगान को पकड़ लेती है। जब पुलिस अरमगान के घर को इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि ये एक घर नहीं बल्कि एक पूरा किला है, जिसमें 50 से ज्यादा लैपटॉप्स, कई तरह की इलीगल नॉन लाइसेंस्ड वेपन, करोड़ों रुपए की क्रिप्टो माइनिंग मशीन, 2 लग्जरी कार्स, ड्रग्स, डॉलर और एक बायोमेट्रिक लॉकर। और ये एक घर नहीं था बल्कि एक क्लब था जहां नाइट पार्टीज हुआ करती थी। जब पुलिस ने अरमगान को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने सब कुछ उगल दिया कि किस तरह उसने अपने दोस्त शराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा को पहले अपने घर बुलाया, उससे कुछ ड्रग्स लिए और तीनों ने मिलकर वीड पी, और फिर अचानक अरमगान ने एक लोहे की रॉड से कुछ बोलते हुए मुस्तफ़ा को मारने लग गया। मुस्तफ़ा को मारते वक्त अरमगान 2 बातें बार बार बोल रहा था कि अब कर तू मुझे इमोजी सेंड, तू किसका एजेंट है। अरमगान ने मुस्तफ़ा को इतना मारा कि वो खूनम खून हो गया, जिसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और पेट्रोल का एक कैन उठाया और शराज के साथ हब के एक इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंच के जब उसने डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। उसने पूरी गाड़ी पे पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगा दी, जिसके बाद मजे से दोनों चलते हुए एक होटल पहुंचे और वहां नाश्ता किया। उसके बाद एक सुजुकी वाले को कुछ पैसे देकर 4K चुरंगी पहुंचे और वहां से एक प्राइवेट कैब में अपने घर। यहाँ पर एंट्री होती है एक और शख्स की, जो कि है अरमगान के वालिद। जब पुलिस ने अरमगान के वालिद को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है, यही वजह है कि हमारी ऐसी वेल्थ और पावर है। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि इतनी सारी वेपन्स आपके घर में क्या कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक रॉक स्टार हूँ, मुझे ऐसी चीजों का शौक है। देर से ही लेकिन पुलिस ने अरमगान के वालिद को भी अपनी कस्टडी में ले लिया है, जिन पर काफी मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को अरमगान के घर से 2 ब्लड सैंपल मिले थे, जिसमें से एक तो मुस्तफ़ा आमिर का था, लेकिन दूसरा था एक लड़की का जो है जुमा का। जुमा वही जो कि अरमगान की मुलाजमा या फिर उसके कॉल सेंटर में काम करती थी। अरमगान और शराज ने ये भी इंकिशाफ किया है कि वो जुमा पर तशद्दुद किया करते थे, उसका सेक्सुअल अब्यूज किया करते थे, उसको टॉर्चर किया करते थे। शराज ने ये भी बताया है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा के आने से पहले अरमगान ने जुमा को बेदर्दी से मारा था। जुमा जो कि अब सेफली पुलिस की कस्टडी में है। ये केस पाकिस्तान के उन मुश्किल और पेचीदा केसों में से एक बन चुका था। सोशल मीडिया के ऊपर #जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा आमिर के ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जिसके बाद कोर्ट और पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर था। मेरे बेटे का कत्ल किया, उसने वजिया आमिर के बेटे का कत्ल किया। उसको क्या लगा था कि वो निकल जाएगा, वो बच जाएगा। मैं उन कमजोर माओ में से कभी भी नहीं थी, ना मुस्तफा कभी कमजोर था। मुस्तफा भी उसके हाथों अगर कत्ल हुआ है तो मैं भी ये मेक श्योर करूंगी कि वो अपनी सजा भुगते, उसी तरह उसको मारा जाए जिस तरह से उसने मेरे बच्चे को अजियत दी। फांसी भी उसके लिए बहुत छोटी सजा है। उस नशई को आप नशई क्यों कह रहे हैं, जो बलोचिस्तान तक का रास्ता जानता था,
गूगल मैप के बगैर पहुंचा, वो कौन से नशे में था? मैं उसको नशा ही नहीं मानती हूँ। ये मेरा प्री प्लान मर्डर था बच्चे का। आप लोग इस बात पे डॉट्स जोड़ें। वो एक मंसूबा बंदी करके कत्ल किया उसने मुस्तफा आमिर को ट्रैप करके कत्ल किया, उसने मेरे बेटे का जारहाना कत्ल किया। मैं इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जिस तरह मेरे साथ चल रहे हैं, जिस दिन से मैंने ये अपने लिए स्टैंड लिया, अपने मुस्तफा के लिए स्टैंड लिया, इसकी सजा इतनी दर्दनाक होनी चाहिए, इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि इसको बार बार फांसी दो, इतनी दफा फांसी दो। क्योंकि अरमगान पहले भी अपने पैसे और पावर के बल पर काफी केसेस से छूट चुका था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब एडीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने इस केस को पब्लिक और सोशल मीडिया की प्रेशराइज की वजह से एडीसी 1 से एडीसी 2 ट्रांसफर कर दिया, जिसका मतलब है कि इस केस की हेयरिंग एक नए जज के सामने होगी। इस केस के चलते हुए पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा ड्रग रैकेट एक्सपोज हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के जाने माने एक्टर साजिद हसन का बेटा साहिल हसन। इस केस में जितने भी नाम आए हैं और बाकी जो दीगर केस खुल रहे हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।